हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देखेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका ब्लूप्रिंट में वेटेज सिर्फ 2 मार्क्स का दिया है। तो हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उनके जो आंसर्स होंगे वो थोड़े हम शॉर्ट में याद करेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में आपको ज़्यादा बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन यूरोप और व्हाट वेयर द चेंजेस ड्यूरिंग 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसका असर पूरे यूरोप पे क्या पड़ा था। तो दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ला पैट्रे द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन्स। न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज चूजन फॉर फ्रांस। फ्रांस के लिए एक नया झंडा बनाया गया था। वो एक दो नए आइडियाज़ लाए थे जो कि कंट्री को फादरलैंड बोल रहे थे और सिटीजन्स की कंट्री बोल रहे थे। फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दी गई थी। न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ्स वेयर टेकन। नया जो नेशनल एंथम था वो बनाया गया था और शपथ ली गई थी। तो ओवरऑल बेटा ये हुआ था इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे कि फ्रांस में सब कुछ नया कर दिया गया था। नया झंडा बना था, नया नेशनल एंथम बना, नई शपथ ली गई और जो फादरलैंड है और सिटीजन्स की कंट्री है, ये आइडियाज़ जो हैं वो अप्लाई किए गए थे। तो इसी से ना पूरे यूरोप में जो था वो नेशनलिज्म का आइडिया फैल चुका था कि सबको ही अब क्या होना था, एक नेशन स्टेट बनना था। नेशन स्टेट यानी कि ऐसे लोग एक नेशन में रहेंगे जो सिमिलर आइडियाज़ को फॉलो करें। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? Or what was the civil code of 1804 और what is the Napoleonic code? अब अगर किसी भी फॉर्म में आता है तो ये नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस करे थे जब वो रूल में आए थे। द सिविल कोड ऑफ 1804। अब आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है यहाँ से कि सिविल कोड कब लागू हुआ था। तो 1804 में इज़ नोन एज नेपोलियनिक कोड। अब सिविल कोड को ही हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या उसने लागू किया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ की नज़र में अब सब इक्वल रहेंगे, ना कोई राजा महाराजा को प्रिविलेज मिलेगा, ना कुछ भी जो सारे लोग जो हैं कंट्री के वो बराबर हैं। अब एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब बर्थ के बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे तो उनको भी उसने हटा दिया था। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अगर रॉयल फैमिली से हैं तो आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, सब अब बराबर हो चुके थे। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। अबॉलिश यानी हटाना होता। फ्यूडल सिस्टम क्या था, जो राजा था उसके और जो उनके घरानों के लोग होते थे जो नोबल्स कहलाते थे, उन वही सारे ज़मीन के ज़मींदार थे, मतलब सारे ज़मीन के मालिक वही थे। और ये लोग अपनी ज़मीनों को जो है पीजेंट से खेती करवाते थे और पीजेंट्स को कुछ भी नहीं देते थे, बहुत कम चीज़ें देते थे और सब कुछ खुद ही रख लेते थे। तो यही चीज़ फ्यूडल सिस्टम में तो नेपोलियन ने इसे ख़त्म कर दी थी। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। रेस्ट्रिक्शंस यानी ट्रेड पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वो सब भी उन्होंने रिमूव कर दिए, यानी अब आसानी से ट्रेड हो सकता था, बिजनेसेस हो सकते थे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो नेपोलियन ने इम्प्रूव कर दी थी। अभी तक तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि नेपोलियन ने बहुत अच्छा किया था कि सबको लॉ के नज़र में इक्वल कर दिया, सारे बर्थ के बेसिस के प्रिविलेज ख़त्म कर दिए, फ्यूडल सिस्टम भी हटा दिया उसने और गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए। तो नेपोलियन ने अच्छा किया, लेकिन उसने कुछ अच्छा किया था तो कुछ जो है वो बुरा भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो देखेंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड। ड्रॉबैक्स यानी डिसएडवांटेज होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इंक्रीज टैक्सेस, नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए थे। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, किसी को भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, यानी लीडरशिप नहीं कर सकता था कोई और। इम्पोज सेंसरशिप, सेंसरशिप लगा दी थी, यानी इसके ख़िलाफ़ कोई कुछ ना छाप सकता था, ना बोल सकता था, ना न्यूज़ बन सकती थी। फोर्स टू जॉइन द फ्रेंच आर्मी, और ये एक और चीज़ क्या कर रहे थे अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पूरे यूरोप पे कब्ज़ा करना चाहते थे, ये इकलौते लीडर बनना चाहते थे। तो इन्होंने सभी से, नॉर्मल लोगों को भी बोला कि फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करो और मेरी तरफ से कंपलसरी ये लड़ना। तो इन सब चीज़ों से लोग जो थे वो नाराज़ थे, क्योंकि एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही चलाने लगे थे वो।
What is liberalism? The word liberalism comes from the Latin word liber, which means free. Liberalism लिबर वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फ्री यानी आज़ाद होना, आज़ाद. Liberalism stands for freedom, equality before law and government with people's agreement. तो लिबरलिज्म का मीनिंग एक्चुअली में क्या है कि फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी सब जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर होंगे, एंड गवर्नमेंट विद पीपल्स अग्रीमेंट यानी कि गवर्नमेंट जो होगी वो लोग चूज़ करेंगे, लोगों के हाथ में होना चाहिए. तो आपको समझ में आ गया होगा लिबरलिज्म मीन्स क्या होता है. During 1815 नेम द यूरोपियन पावर दैट डिफीटेड नेपोलियन, और व्हाट इज़ द बैटल ऑफ वाटरलू. अब 1815 में नेपोलियन था वो हार गया था, तो किन्होंने कौन कौन सी पावर्स थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, या फिर बैटल ऑफ वाटरलू क्या थी. तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन थे जो लड़े थे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया और रशिया के साथ और हार गया था. तो इसी को 1815 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हार गया था. तो इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय ऑस्ट्रिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, बी फॉर ब्रिटेन, फिर देन आप एक साथ राइमिंग वर्ड्स की तरह याद कर लीजिए, प्रूशिया, रशिया. वॉट इज़ द वेना ट्रीटी ऑफ 1815. 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन जो था वो हार गया था. उसके बाद वियना ट्रीटी साइन हुई थी. तो वियना ट्रीटी वाज हेडेड बाय ड्यूक मैटरनिच. जो ड्यूक मैटरनिच थे उन्होंने इसको हेड किया था. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना ट्रीटी वाज टू अंडू द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन. नेपोलियन ने जो भी चेंजेस करे थे, नेपोलियन ने कोड जो लागू किया था उसको क्या करा, अंडू कर दिया, यानी वो चेंज अब नहीं माने जाएंगे. उनका जो नेपोलियन ने कोड था, सिविल कोड था, उसे नहीं मानेंगे. टू रिस्टोर द मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन. अब मोनार्कीज जो राजा का जो रूल था, राजा को हटा के नेपोलियन आया था, लेकिन अब फिर से उन्होंने क्या किया, राजा को अपना लीडर बना लिया और जिसको नेपोलियन ने हटाया था. तो यही दो काम हुए थे वियना ट्रीटी के टाइम पे. हु वॉज जिउसेप्पे मैज़्ज़नी. जिउसेप्पे मैज़्ज़नी वॉज बॉर्न इन जेनोआ इन 1807. He was an Italian revolutionary. He was a member of secret societies of Carbonari. He founded two secret societies, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. He believed in unification of Italy. कौन थे ये बॉर्न हुए थे 1807 में, और ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, यानी ये इटली को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे. इन्होंने दो सीक्रेट चुपचाप वाली सोसाइटीज़ चलती थी जो मतलब नेशन स्टेट बनाने के लिए लोग काम करते थे. इनमें इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ फाउंड करी थी. एक था यंग इटली एंड दूसरी थी यंग यूरोप. और ये बिलीव करते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, ये एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे इटली को. वॉट आइडियाज़ वेयर रिफ्लेक्टेड इन द पेंटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियू. इन 1848 की बातें बच्चों, ये फ्रेडरिक सोरियू प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स. उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी. ही विजुलाइज्ड हिज ड्रीम वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. इन्होंने अपना जो इनका ड्रीम था कि जो डेमोक्रेसी आ जाए हमारे नेशन में, तो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक इनके ड्रीम था, सपना था. और उन्होंने उसी को बताया था कि मोनार्कीज़ का रूल ख़त्म हो जाए, राजा महाराजाओं का रूल ख़त्म हो जाए और लोग खुद अपना लीडर चुन सकें. ऐसा उनका आइडिया था. उन्होंने वही अपने 4 पेंटिंग्स में बताया था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटोपियन. यूटोपियन मीन्स एन इमेजिनरी और आइडियल सिचुएशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. ये जो बच्चों एक्स्ट्रा ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स जो साइड में दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी में, उसमें से, और ये सब आते भी हैं एग्ज़ाम में. 1 मार्क का 1 सेंटेंस 1 वर्ड वाला भी आ सकता है. यूटोपियन क्या होता है, यूटोपियन एक इमेजिनरी या फिर इतनी आइडियल सिचुएशन है जो रियल लाइफ में तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. व्हाट इज़ मेंट बाय एब्सोल्यूटिस्ट. ये भी बच्चों वो साइड में बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी आ सकता है आपका. इन हिस्ट्री एब्सोल्यूटिस्ट रिफर टू अ फॉर्म ऑफ
monarchical government that was centralized, militarized and repressive। इसका मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश को, पूरे रीजन को संभालती है, वहाँ पे भी मोनार्किकल गवर्नमेंट थी, यानी राजा महाराजाओं की। मिलिट्री को भी राजा महाराजा ही देखते थे, मतलब चलाते थे अपने अकॉर्डिंग। एंड रिप्रेसिव यानी किसी लोगों को दबा के रखना, रिप्रेस करके रखना, उनको दबा के रखना, उन्हें कोई भी फ्रीडम, कोई हक नहीं था, तो ये एब्सोल्यूटिस्ट कहलाते हैं। What is meant by conservatism? A political philosophy that stresses the importance of tradition, established institution and customs and preferred gradual development to quick change। कंजर्व लोग कौन होते हैं? जो कि अपने मतलब पुरानी चीज़ों पे डटे रहते हैं, जैसे हमारे पुराने लोग हैं, दादा दादी हैं, ये सब, वो कंजर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि वो अपनी पुरानी सोच को ही लेके चलते हैं, बदलना नहीं चाहते। तो ये एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो कि ट्रेडिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो पहले से इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड हैं उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं कस्टम्स को फॉलो करो, रिवाज़ों को, रीति रिवाज़ों को, और प्रेफर करते ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, एकदम से कोई चीज़ चेंज ना हो जाए। Zollverein was a customs union formed in 1834 by Prussia। ये कस्टम्स का एक यूनियन बनाया था, यानी ग्रुप था बड़ा सा, जिसने क्या किया, फॉर्म हुआ था, प्रूशिया ने बनाया था 1834 में। इसने क्या किया था, अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था ट्रेड बैरियर को, यानी बिज़नेस करने में, जो भी ट्रेड करने में जो भी टैक्स थे, जो परेशानियाँ थी, उनको सबको ख़त्म कर दिया था। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ़ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उन्हें जाने के लिए 32 करेंसी पहले क्या थी, बदलनी पड़ती थी, उसमें बहुत लॉस होता था, तो उन्होंने उन करेंसी को ख़त्म करके सिर्फ 2 कर दी थी। और इट प्रमोट द रेलवे नेटवर्क, और इन्होंने रेलवे नेटवर्क को भी बढ़ाया। इन सब से होता क्या, इवेंचुअली सबका ट्रेड जो बिज़नेस था वो और अच्छे से स्मूथली हो पाता। नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर था, जिसके कंट्रोल में, अंडर में ग्रीस भी आता था। लेकिन ग्रीक के जो लोग थे उन्हें क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए था, उनके अंडर में उन्हें नहीं रहना था। तो वॉर उन्होंने स्टार्ट किया था 1821 में, एंड ग्रीस वॉज रिकग्नाइज्ड। और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी, बनी थी, और उसको ग्रीस को जो था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया था 1832 में। What was the role of the middle class in the rise of nationalism? मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया था नेशनलिज्म के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए, आज़ादी के लिए? द मिडिल क्लास वॉज द एजुकेटेड क्लास। पढ़े लिखे लोग जो थे वो मिडिल क्लास में आते थे। दे वेयर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर, वो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग थे, और लॉयर्स वगैरह एक्सेट्रा। दे वांटेड अ नेशन स्टेट। इन्हें एक नेशन स्टेट चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था कि जिसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट काम करे, लोगों के अकॉर्डिंग, जो लोगों को कंसिडर करके काम करें। राजा महाराजाओं का रूल नहीं चाहिए था। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएशंस बना सकें, ग्रुप्स बना सकें, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये पेपर, न्यूज़ वगैरह जो है वो छप सके, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ना कि राजा महाराजाओं के अकॉर्डिंग हो। इन टोटल इन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी, ना कि मोनार्की वाली गवर्नमेंट चाहिए थी, यानी राजा महाराजाओं का रूल नहीं चाहिए था। In 1830, why did many problems arise in Europe? Explain। अब ये पूरा एक टॉपिक है एनसीईआरटी में। 1830 में क्या क्या परेशानियाँ आई थी यूरोप में, तो देखते हैं उसको। देयर वॉज अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूरोप इन 1830। बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी यूरोप में 1830 में। ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब भाई नौकरियाँ हैं ही नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली काम नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। देयर वॉज अ राइज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू बैड हार्वेस्ट। और फसल भी ख़राब हो गई थी, तो फूड प्राइसेस भी बढ़ चुके थे। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। काम की तलाश में गांव के लोग सब कहाँ आ गए, सिटीज़ में आ गए थे। What was the role of women in the national struggle?
अब औरतों का क्या रोल था, जैसे मिडिल क्लास का रोल पूछा वैसे ही अब औरतों का रोल क्या था, रोल क्या था नेशनल स्ट्रगल में। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट इन यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारी औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था। दे हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, उन्होंने खुद के पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए, एसोसिएशन बनाए। दे हैड स्टार्टेड न्यूज़पेपर, खुद का न्यूज़पेपर बनाया, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और जो भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी उसमें भी ये लोग पार्ट लेती थी। इन सब से ये भी क्या चाहती थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, उनका लीडर उनके अकॉर्डिंग हो, ना कि कोई राजा महाराजा हो। What is Frankfurt Parliament? Frankfurt Parliament was an all-German national assembly formed by middle class people. अब क्या हुआ था, जर्मनी में जो मिडिल क्लास लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब चाह ही रहे थे कि बिल्कुल डेमोक्रेसी आई जाए, तो उन्होंने सब ने मिलके एक नेशनल असेंबली बनाई मिडिल क्लास लोगों ने। और ऑन 18 मई 1848 इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एम टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ यूनिफाइड जर्मनी। अब उन्होंने क्या सोचा कि बिल्कुल ही मोनार्की हटाई देते हैं और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी, गवर्नमेंट चलेगी। तो अब कोई इतनी बड़ी जगह तो थी नहीं, पार्लियामेंट तो था नहीं, तो एक चर्च में, वो फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पे एक चर्च है, वहाँ पे उन्होंने ये क्या किया, एक बहुत सारे लोग 900 लोग करीबन गए थे ये, और सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। तो इसी को कहते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। डिस्कस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन 1848 प्रूशिया टुक अप द लीडरशिप फॉर नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना था, उन्हें एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना था, तो इसलिए प्रूशिया ने जिम्मेदारी ली कि हाँ ठीक है, हम जो है वो जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, यूनिफाइड जर्मनी विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, उन्होंने पूरी जो अपनी आर्मी थी वो और ब्यूरोक्रेसीज के हेल्प से जो है वो पूरी अपनी जान लगा दी थी जर्मनी को यूनिफाई करने में। ही फॉट 3 वार्स इन 7 ईयर्स, 7 साल में उन्होंने 3 जो है वो वॉर्स लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के ख़िलाफ़। प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज मेड जर्मन एम्परर, और जो प्रूशियन किंग थे विलियम वन, उनको जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था तो उनको क्या बना दिया गया था, वहाँ का एम्परर बनाया था। डिस्कस यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली के यूनिफिकेशन में किसने हेल्प करी थी, तो चीफ मिनिस्टर काउंट कैवियर लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्यूजिपी गैरिबाल्डी। अब जो काउंट कैवर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ग्यूजिपी गैरिबाल्डी की हेल्प से ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली करा था। इन 1861 विक्टर इमैनुअल टू वॉज मेड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। जब सब वॉर्स वगैरह हो गए, इटली जब यूनिफाई हो गई, तो विक्टर इमैनुअल टू को जो था वहाँ का किंग बना दिया गया था 1861 में। वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बल्कन्स। अब बल्कन रीजन था जिसमें लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। पहले ऑटोमन एम्पायर जो एक बड़ा मुस्लिम एम्पायर था, उसके कंट्रोल में बल्कन रीजन्स आते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े जो नेशंस थे वो सब बल्कन्स के ऊपर क्या करना चाहते थे, कब्ज़ा करना चाहते थे, और सभी लोग जो थे वो आपस में लड़ने लगे। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड देयर डोमिनेंस इन द बल्कन विच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी लड़ाई में बल्कन रीजन पे कब्ज़ा करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने लड़ाइयाँ लड़ी, इसी से क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। वॉट वेयर मरीन एंड जर्मेनिया। मरीन एंड जर्मेनिया आपके चैप्टर के लास्ट में इन दो के बारे में भी दिया हुआ है। ये क्या है, वेयर फीमेल एलिगोरीज विच रिप्रेजेंट फ्रांस एंड जर्मन नेशन। अब जैसे भारत माता, जब भारत को अपन को इंडिया को फ्रीडम दिलवाना था तो एक औरत टाइप की बना के रिप्रेजेंट करा था, भारत माता कहते हैं जिसे हम, वैसे ही मरीन और जर्मेनिया भी बनाई थी। जो एक मरीन जो है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है, जर्मेनिया जर्मन को रिप्रेजेंट करती है। दे रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। फ्रीडम चाहिए था, लिबर्टी और रिपब्लिक चाहिए था, लोगों की गवर्नमेंट चाहिए थी। तो मरीन वॉज शोन वियरिंग अ कैप, अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। मरीन जो है वो रेड कैप पहनी रहती है, जो किसका सिंबल है, लिबर्टी का, फ्रीडम का। जर्मेनिया विथ ओक क्राउन, अ सिंबल ऑफ जर्मेनिया।
अ सिंबल ऑफ जर्मन हीरोइज्म, यानी वो जो ओक क्राउन है, आप अगर एनसीईआरटी की बुक देखेंगे इन दोनों की फ़ोटो रहेगी तो ओक जो ट्री होता है उसका क्राउन पहने हुए हैं वो, तो वो क्या बताता है जर्मन लोगों का हीरोइज्म कि कितने बहादुर हैं वो लोग। बच्चों इसमें लास्ट आपका आंसर है, बाकी हमने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली है। होप है कि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए आपका। राइट अ नोट ऑन काउंट कैमिलो डी कैवियर, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर इन सरदानिया पेडमोंट स्टेट, ही स्पोक फ्रेंच बेटर दैन इटालियन। अब इटली का यूनिफिकेशन में काउंट कैमिलो डी कैवियर चीफ मिनिस्टर थे जो इटली के, उन्होंने ही सब कुछ किया था। तो ये ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोलते थे इटली से। ही फॉट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इन्होंने इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। ही मेड अ डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस विच हेल्प्ड हिम डिफीट ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। अब इटली को जो नेशन स्टेट बनाना था तो इन्होंने फ्रांस की हेल्प ली। फ्रांस की हेल्प से इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया, हराया 1859 में, और इटली को यूनिफाई कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।